हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम अ, पर्यावरण अध्ययन यानी सीटेट एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन के इस सीरीज में आपका स्वागत है पुनः। और पर्यावरण अध्ययन की एक सीरीज में हमने पहला वीडियो करा दिया है, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहां से आप पर्यावरण अध्ययन के पहले वीडियो को देख लेंगे, जिसमें हमने 15 महत्वपूर्ण सवालों को रखा है। आपको बता दें कि ये जो सीरीज चल रहा है ये विगत सालों की कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, यानी कि पिछले साल पूछे हुए सभी सवाल हैं। और आप उसको अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो 100% मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है ईवीएस के अंदर 25+ मार्क्स ला सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और आपका ओवरऑल स्कोर होगा 130+ आप कर सकते हैं अगर बढ़िया से सभी सेक्शंस को पढ़ते हैं। मैथ्स, आपका सीडीपी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इसका पेडागोजी जो है उसको पढ़िएगा, पर्यावरण पढ़िएगा तो पेपर 1 के अंदर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। कोई टफ नहीं होता है, बस चीज़ों को समझना होता है। आप समझिएगा जितना अधिक, उतना ही अधिक आप स्कोर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम लोग रूबरू होंगे और इंपॉर्टेंट सवालों को देखने का और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे साझा कर रहे हैं हम और पहले सवाल आप देख सकते हैं। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। जैसे कि आप 16 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं कि इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस हैज़ टू बी यूज्ड। यानी कि अगर हमको बालू और रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना है तो 4 प्रक्रिया दिया गया है। इनमें चारों प्रक्रिया में जो आप कैसे किस सीक्वेंस में लाएंगे, मतलब उसका क्रम क्या होना चाहिए, कैसे आप अलग करेंगे बालू और रेत और नमक को। तो देखिए जब भी आप रेत और नमक को अलग करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको अलग करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए रेत और नमक के मिश्रण में आपको जल मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले जल मिलाइएगा, उससे क्या होगा कि जो भी भारी अवयव हैं, रेत और नमक जो भारी अवयव हो क्या होगा, नीचे बढ़ जाएगा और यही प्रक्रिया अवसादन कहलाती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अवसादन, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में पहले सबसे पहले अवसादन करना होगा। अगर हम अवसादन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जितने भी भारी अवयव हैं वो नीचे बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे कि उसको बिना हिलाए हुए जल को रेत और नमक सहित, यानी कि जो जल है उसको न रेत और नमक सहित क्या करेंगे, किसी पात्र में उड़ेलेंगे। इससे उड़ेलेंगे तो क्या होगा, जल को रेत और नमक सहित बिना हिलाए हुए बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण कहते हैं, ठीक है। निस्तारण करते हैं, निस्तारण करने के बाद क्या होगा, फिर उससे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, जो रेत के छोटे छोटे कण हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे तो वो जल में जो है केवल आपका नमक और सॉरी, उस मिश्रण में केवल आपका जो है नमक और जल बच जाएगा। छोटे छोटे रेत के कण हैं वो तो अलग हो गया फिल्टर के माध्यम से। अब बचा जो है वो नमक और जल बचा और लास्ट में आप क्या करेंगे कि उसका वाष्पन कर देंगे। वाष्पन करने से क्या होगा कि जो है आपका जल जो है उड़ जाएगा, नमक ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो आप आसानी से रेत को भी और नमक को भी अलग कर दें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही सही है। पहले अवसादन करना होगा, निस्तारण करना होगा, उसके बाद निस्यंदन करना होगा, उसके बाद वाष्पन करना होगा, यानी कि सेंडिमेशन, हाँ, सेंडिमेशन, डिकेंटेशंस और फिल्ट्रेशंस और इवेपोरेशन, ऐसा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 नंबर जो सवाल है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। यानी कि भोजन अगर बना रहे हैं तो कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना गलत है। सब्जी को काट के नहीं धोना चाहिए। दूसरी बात है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। काटने और पकाने से पहले धूप में रखने का क्यों, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। गहरे तलते हुए पकाना ये तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा कुकिंग द वेजिटेबल्स बाय डीप फ्राइंग टू किल बैक्टीरिया। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, यानी कि सबसे पहले सब्जी को अच्छे तरीके से धो लेंगे फिर काटेंगे, ये सब्जी बनाने का सबसे सही तरीका है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा, 17 का डी। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया जानवरों में भी और पौधों में भी सेम होता है, दोनों में मिलता है, कौन सा युग्म, प्रजनन और भोजन बनाना। अब बताइए कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जीव जंतु बनाते हैं क्या भोजन, नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। रिप्रोडक्शंस एंड जर्मिनेशंस, प्रजनन और अंकुरन। अब बताइए जीव जंतु अंकुरन करता है, नहीं करता है, तो ये भी गलत है। अगर देखिए वृद्धि और प्रजनन, यानी कि बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, 18 का सी। और वृद्धि और फिर भोजन बनाना ये तो गलत हो जाएगा।
तो आसानी से आप देख सकते हैं 18 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंजलिस फ्रेंड सजेस्टेड द फ्लोइंग 4 वेज टू अवॉइड टूथ डिके। यानी कि अगर उसके दांतों में क्षय है अंजलि का, तो वो चार बचने के लिए इसे 4 तरीके बताती हैं। 4 तरीका कौन कौन सा है? तो पहला बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करें। वेयर्स ब्रशेस टू अवॉइड इनेमल डिके, कराए इनेमल कम करने के लिए इसे इसके लिए ब्रेसिज पहने। तीसरा बोली है कि मिठाई, चॉकलेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में किसका अनुपालन करना चाहिए? किसका अनुपालन करना चाहिए? ठीक है, मतलब अपने दांतों को क्षय से बचाने के लिए अंजलि को क्या करना चाहिए? देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है इनेमिल कम करने के लिए इसके लिए ब्रेसिज पहने। अब ब्रेसिज मतलब वो तांबा जो होता है ना, तांबे करके, ठीक है, ब्रासेस, उसको पहनना चाहिए। तो उससे क्या होगा? दांत का क्षय होगा नहीं। वो क्या है, दांत अगर आपका बाहर निकल रहा है तब उसके लिए ब्रेसिज का यूज करते हैं, न कि दांतों को क्षय से बचाने के लिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मिठाई, चॉकलेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, ये भी सही है। हर खाने के बाद कूला करें, खाना खा लिए उसके बाद कूला जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ए, सी और डी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है शायद सी, डी और ए, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका सही होगा, 19 का ए। देखिए कह रहा है ना कि वेयर ब्रासेस टू अवॉइड एनिमल डीके, यानी कि एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। नहीं, ब्रेसिस का प्रयोग कब करते हैं? तब करते हैं जब आपका दांत बाहर निकल रहा है, उसके लिए दांतों को एक आकार देने के लिए, सही आकार देने के लिए ब्रेसिस का प्रयोग करते हैं, न कि दांतों को क्षय से बचाने के लिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ठीक है, स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो। और इसमें 3 वेन डायग्राम दिए हैं, 1 2 3 दिया है ना, आप सामने देख रहे हैं। बीचों बीच इसका एक्स लिखा है। तो बोला है कि पहला जो है वो जमीन पर रहने वाले जंतु हैं, दूसरा पानी में रहने वाले जंतु हैं, तीसरा अंडे देने वाले जंतु हैं, दिया है। अब बीच में एक्स दिया, कह रहा है कि नीचे दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? कौन से जीव जंतु, यानी कि बताइए कौन सा जीव इसमें है? ईल, सर्पमिन, और दूसरा ऑप्शन शार्क है, तीसरा ऑप्शन मछली है, चौथा ऑप्शन मगरमच्छ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जंतु है जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, और अंडे देने वाला भी जंतु है? तो इसमें सही आंसर जो होगा वो मगरमच्छ। मगरमच्छ ऐसा एक जंतु है जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, और अंडा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बोला है 21 नंबर सवाल कि डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। हाँ ठीक, कि मछली घर में जो है एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है कि जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। देखिए इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, मछली घर में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? ये कह रहा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो गड़बड़ है। दूसरा दिया है कि अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजल्व इन वाटर, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तीसरा है कि मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, पंप मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, उसका कोई ना कोई उपयोग है तभी उसमें पंप रखा जाता है। पानी को साफ करने के लिए ये भी नहीं होता। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। यानी कि पंप इसलिए धरा जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्या हो, पानी में घुले। ठीक है, जिससे मछली जो है आसानी से जीवित रह सके, और ठीक है, मतलब जीवित रह सकते हैं। तो वही होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजल्व इन वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि जब मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, देखिए कह रहा है कि अ फिश डाइज व्हेन इट इज पुट इन एन एक्वेरियम फिल्ड विथ प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट cooled to room temperature. This happens because the water is in the aquarium is, मतलब सवाल तो बड़ी तगड़ा है कि जब मछली को पहले से उबले, यानी कि पहले से उबला हुआ पानी है लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है। पहले से उबला हुआ है, ठीक है, और फिर उसको कमरे के तापमान पे ठंडा किया हुआ है, उस एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाती है। मर जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी जो होता है वो ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कर रहा है था डिप्लेटेड इन ऑक्सीजन, तो इस वजह से क्या होता है, मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो बोला है कि चांद के बारे में सही वर्णन करता है। तो आपको बता दें कि चांद जो है, चंद्रमा, वो एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है, और चांद पे जो है वातावरण नहीं है। जब वातावरण नहीं होगा तो हवा होगा? हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ठीक है, यानी कि
चांद पे जो चंद्रमा है वहाँ पे वातावरण नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब वातावरण नहीं है तो वहाँ हवा भी नहीं है, हवा नहीं है तो पानी भी नहीं है, ठीक है। और चांद पे एक और बात बताते हैं, वहाँ पे गहरे गड्ढे जो हैं होते हैं, गड्ढे होते हैं और ऊंचे पहाड़ भी चांद पे नजर आते हैं। तो कह रहा है कि चांद की सतह पे विशेषताएं बताना है। तो देखिए पानी नहीं है, हो सकता है पर्याप्त हवा है, तो ये गलत है ऑप्शन नंबर। वहाँ पे पर्याप्त हवा नहीं, वहाँ हवा ही नहीं है। दूसरा है पानी नहीं, गहरे गहरे गड्ढर, ऊंचे पहाड़, ठीक है। तीसरा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। चौथा है आपका तीसरा है कि हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। चौथा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह नहीं। समतल सतह तो वहाँ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पे जो है गड्ढे बहुत हैं, ठीक है। तो गड्ढे बहुत हैं तो इसलिए होगा नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, नहीं चंद्रमा पे जो है गुरुत्व है, आप इसको देख समझिए, चंद्रमा पे गुरुत्व है, इसलिए वहाँ पे ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है कि पानी भी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। गड्ढे यानी होता है क्रिएटर्स, नो वाटर डीप क्रिएटर्स हाई माउंटेन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन रहा है इसका 23 का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो अगला सवाल आप सामने देख सकते हैं कि आरती नोटिस द फ्लोइंग प्रिकॉशंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज ऑन अ पोस्टर। यानी कि आरती एक पोस्टर पे एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। पोस्टर पे क्या पढ़ती है आरती? देखिए सवाल जो भी आपका सीटेट में पूछता है ना, वो थोड़ा सा आप ये करने वाला सवाल रहता है, थोड़ा सा आप समझिएगा उसको ना, तो आप आसानी से सवालों को दे सकते हैं। तो पोस्टर पे पढ़ती है एक बीमारी के रोकथाम के बारे में, लिखा लिखा हुआ है पोस्टर पे कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, ठीक है। दूसरा बोला है कि पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा बोला है कि यदि कुछ जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। चौथा बोला है कि स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी कि बोलना है। तो आपको बता दें कि इस तरीके से क्या होगा, जब आसपास पानी जमा न होने दें, अगर पानी जमा होने दें तो अनेक प्रकार के वहाँ पे मच्छर ये सब उठेंगे। तो इस तरह के जो मच्छर आएंगे, ठीक है, वो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये हो सकता है बीमारी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये जितने भी रोकथाम है बताया गया है, ठीक है, सावधानियां बताई गई है बीमारी को रोकथाम करने के लिए, ये डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए बताया गया है, ठीक है। अगर इतना आप रोकथाम करते हैं, इतना सावधानी बरतते हैं इन सभी चीज़ों से, तो आपको डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है बीमारी, इस तरह का बीमारी देखने को कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सब डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है उसके रोकथाम के लिए सावधानियां हैं। चलिए 25 नंबर सवाल जो आपके सामने है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है, ठीक है। कौन सा शब्द समूह? तो लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। दूसरा बोला है कि लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला, ठीक है। तीसरा बोला है कि मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। चौथा बोला है मच्छर, मलेरिया, अनोमिया और लौह। तो आपको बता दें कि लौह जो है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कैसे? सुनो जरा। लौह जो है तो लौह की कमी, यानी कि लौह की कमी से, आयरन की कमी से इंसान में क्या होता है, हीमोग्लोबिन घटेगा। जब इंसान के अंदर आयरन की कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है हीमोग्लोबिन घटेगा। हीमोग्लोबिन घटेगा तो उससे इंसान को थकान होगी, कमजोरी महसूस होगा, ठीक है। इंसान को थकान होगी, कमजोरी महसूस होगा। और जब ये सारी अगर होने लगेगा, थकान और कमजोरी महसूस होने लगा हीमोग्लोबिन की वजह से, तो आपको जो बीमारी पकड़ता है वो उस बीमारी का नाम हो जाता है अनीमिया, ठीक है। और अनीमिया जो बीमारी है, इसको आप क्या करेंगे, तो अनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से हुआ है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अनीमिया अगर बीमारी हो गया हीमोग्लोबिन की वजह से हुआ है, हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हुआ है, तो इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप जो है आंवले के जूस, ठीक है, आंवले की आप जूस खा सकते हैं, ठीक है। आंवले का जूस या फिर आंवला को जो है खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन आपकी बढ़ेगी। और आंवले के जूस से या फिर उसको खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो खुद ब खुद आपका एनीमिया दूर हो जाएगा। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही है। आपको सारा बात बता दिए कि लौह जो है आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन घटता है, और हीमोग्लोबिन घटेगा थकान महसूस होगा, थकान महसूस होगा तो आपको अनीमिया बीमारी होगी। अनीमिया बीमारी किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन को दूर करेंगे तो अनीमिया अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन को दूर करने के लिए, इसके लेवल को बढ़ाने के लिए आपको आंवला का जूस लेना होगा, आंवला को खाना होगा, जिससे आपकी अनीमिया दूर हो जाएगी।
सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एकदम सटीक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझिए। ठीक है। और दूसरा सवाल दिया है, ये पेडागोजी के अंदर आ जाएगा कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि द मेजर पर्पज ऑफ पीरियोडिक पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन इज टू, क्या है? तो देखिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा दिया है कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। सामाजिक संबंध विकसित करना थोड़ा पच नहीं रहा है, गड़बड़ होगा। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, ये कमी बताना नहीं, कमी आ गया सीटेट के अंदर, गलत होगा सेंटेंस। दूसरा है कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अंतःक्रिया किस लिए होता है? पुनः बल सुधार के लिए, बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, यानी कि बच्चों की कमजोरियों के बारे में, डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर रेन्फोर्समेंट रेनफोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि बच्चों को पुनः बलन मिले, उसके सुधार मिले, इसलिए चाइल्ड और जो टीचर और पेरेंट्स जो है उनके बीच इंटरेक्शन होता है, जिसमें बच्चे की योग्यताओं और उसके कमजोरियों के बारे में चर्चा होता है कि यहाँ दिक्कत है, इसको इसको सुधार कीजिए, इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, इसको इसमें स्ट्रेंथ लाइए, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही बन रहा है, 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है कि वाइल टीचिंग हाउ डिफरेंट फूड आइटम्स कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर सम टाइम्स, राधा enumerated the following techniques to her classes। पहला दिया है कि put it in a bowl and keep the bowl in an open container having cold water, wrapped in a damp cloth, spread it open in sunshine, cut in ऑप्शन दिया है चौथा, cut it into small pieces and keep it in the dark। देखिए कह रहा है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए कुछ खाद्य पदार्थों की तरह ताज़ा रखा जा सकता है, मतलब पढ़ाया गया कि कुछ समय के लिए कैसे खाद्य पदार्थों को ताज़ा रख सकते हैं। राधा अपनी कक्षा में क्या करती है? निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। ठीक है, परिगणना करती है मतलब इनोमरेट करती है अनेक प्रकार के टेक्निक को। पहला, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। कटोरी में कुछ रख दी, कटोरी को खुले बर्तन में रख दी और उसमें ठंडा पानी है। दूसरा है कि उसमें गीले कपड़े को लपेट देती है। तीसरा है कि उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरों में रख देती है। देखिए सवाल तो बड़ा है, लेकिन चीज़ों को समझिएगा तो आप आसानी से सवाल का आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त तकनीक, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग फूड आइटम्स इज सी रेफरिंग टू करस्पॉन्डिंग टू टेक्निक बी एबव, यानी कि बी में जो है वो किस सब्जी के लिए कर रही है, किस फूड के लिए बी का उपयोग कर रही है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो बी में बोला है कि उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। आप ही बताइए, ऑप्शन नंबर ए में प्याज लहसुन दिया है, प्याज लहसुन को गीला कपड़ा में लपेटने से क्या फायदा होगा जी? कुछ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसा ही गया। दूसरा बोला है कि काजू बर्फी, काजू बर्फी को अब गीला कपड़ा में लपेट के रखिएगा तो क्या फायदा है? उससे कोई फायदा नहीं है। हरा धनिया जो है ना, उसको आप गीला कपड़ा में रख सकते हैं तो वह ताज़ा रह सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो यही सही है। आप पके हुए चावल को गीला कपड़ा में रखने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो हरा धनिया जो है इसको ताज़ा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 27 क्वेश्चंस किए आज। ठीक है, इतना ही ख़त्म होता है और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही हम लोग फिर पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का जो सेशन लगा होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप रेगुलरली बेसिस पे वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सवाल बहुत ही ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे हर सेक्शंस में। तो आज की वीडियो में इतना ही रहा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।